नमस्कार दोस्तों। कई लोग अपने जीवन में बहुत दिखावा करते हैं। वे एक बनावटी जीवन शैली जीते हैं। इस तरह के लोग जीवन के यथार्थ से दूर कल्पना की दुनिया में जीते हैं और अपनी झूठी रहीसी का दिखावा करते हैं। आज हम एक ऐसे ही दिखावा करने वाले लखनवी नवाब पर किया गया व्यंग्य पढ़ेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हम अंत में एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मैं हूं चिरंजीव भारद्वाज और आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, जिससे आप आने वाली वीडियोस को समय पर देख सकें। तो शुरुआत करते हैं लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल इस व्यंग्य का पहला शब्द ही ऐसा उर्दू का शब्द है कि विद्यार्थियों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। मुफस्सिल अर्थात बड़े शहर के पास का जो स्थान होता है उस स्थान को मुफस्सिल कहा जाता है। तो उस स्थान की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने के लिए उतावली में फुकार रही थी, अर्थात हॉर्न दे रही थी, सीटी बजा रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। यशपाल यहां किसी यात्रा के लिए निकले हैं और इस विचार से कि भीड़ से बचेंगे और एकांत में बैठकर किसी कहानी के बारे में सोच सकेंगे और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य भी देख सकेंगे, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जड़ा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल, अर्थात उन्होंने जैसा सोचा था उसके जस्ट अपोजिट, अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी डिब्बा खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सफेद पोश अर्थात भद्र व्यक्ति, एक जेंटलमैन। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। यानी जब लेखक यशपाल अचानक ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गए तो जो सज्जन लखनऊ की नवाब जैसे लग रहे थे, वो सज्जन जो डिब्बे में पहले से बैठे हुए थे, उनकी आंखों में लेखक को देखकर लगा कि वे एकांत में बैठकर चिंतन करना चाहते थे, तो उस चिंतन में विघ्न हो गया। उसके कारण असंतोष हो गया। उनको सोचा हो सकता है ये भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। यानी लेखक सोच रहे हैं कि जो नवाब जैसे व्यक्ति थे, उन्होंने ये सोचा कि उनको खीरे जैसी चीज का शौक करते हुए, खीरे जैसी चीज को पसंद करते हुए देख लिया हो, तो वे शायद संकोच कर रहे हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, अर्थात वे कंपनी नहीं देना चाहते हैं। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, अर्थात सेल्फ रेस्पेक्ट में आंखें चुरा ली। इन्होंने भी ज्यादा संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे।
यशपाल सोचने लगे कि इन्हें असुविधा और जो संकोच हुआ है उसका क्या कारण हो सकता है। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट ले लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता दिखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि नवाब साहब ने सोचा होगा कि एक तो अकेले यात्रा करेंगे और आराम से वक्त को काटने के लिए खीरा खरीद लिया होगा, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि किसी सफेद पोश यानी भद्र पुरुष यानी जेंटलमैन के सामने खीरा कैसे खाएं। लेखक यशपाल आगे कहते हैं कि हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, यानी तिरछी नजरों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर की स्थिति पर गौर करते रहे। ओ नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, कहा, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का सुख फरमाइए। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन, अचानक उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो चेंज हुए, तो ये भाव परिवर्तन अचानक ही लगा। भांप लिया अर्थात महसूस किया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथड़ी लेना चाहते हैं, अर्थात नम्रता का जो भ्रम है वो बनाए रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। लेखक ने जवाब दिया कि नहीं, आप शौक फरमाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत ही एहतियात से, बहुत ही सावधानी से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए, यानी बहुत ही ढंग से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरकती अर्थात छिड़क दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से, भाव भंगिमा अर्थात चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे वो और जबड़ों के स्फुरण से, जबड़ों के हिलने से, उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। उनके मुख में खीरे का स्वाद महसूस हो रहा था। लेखक आगे कहते हैं कि हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, अर्थात तिरछी नजरों से देखकर सोच रहे थे, नियर रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, अर्थात खीरे की नस्ल का नाम है बालम, तो बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने की ताजा खीरे की पनियाती फांकें देखकर, अर्थात रसीली फांकों को देखकर लेखक यशपाल के मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा उन्होंने उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, अर्थात अभी इच्छा नहीं है। मेदा भी जरा कमजोर है। मेदा कहा जाता है आमाशय को। मेदा कमजोर होने का मतलब उनकी पाचन शक्ति भी कमजोर है, तो मेदा भी जरा कमजोर है। किबला शौक फरमाए, यानी आप ही शौक फरमाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से, सतृष्ण अर्थात प्यास भरी हुई आंखों से, प्यासी आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, यानी लंबी सांस ली। खीरे की एक एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर
खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने कीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पहुंच लिए और गर्व से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो ये है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब कीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, यानी उन्होंने खीरे को खाने के लिए तैयार किया और फिर खाया तो इससे थक गए और लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम अर्थात सम्मान में सिर झुका लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तहजीब यानी शिष्टता, नफासत यानी स्वच्छता और नजाकत यानी कोमलता। हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है, पेट की भूख मिट सकती है? यानी कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म यानी बारीक, नफीस यानी बढ़िया, एब्स्ट्रैक्ट यानी बिल्कुल अलग, अमूर्त तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु ऐसे तरीके से पेट नहीं भर सकता। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, कीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। शकील यानी आसानी से न पचने वाला, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। मैदा यानी आमाशय पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। यशपाल आगे कहते हैं कि हमारे ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना यह है कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो इस कहानी में एक ऐसे नवाब साहब का वर्णन किया गया है जो ट्रेन के सेकंड क्लास में यात्रा करते हुए अपने रईसी का प्रदर्शन करने के लिए खीरे में नमक मिर्च मिलाकर उसे खाते नहीं बल्कि सूंघ कर ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। उन्हें देखकर लेखक को यह ज्ञान होता है कि जिस प्रकार केवल सूंघ कर ही खीरे के स्वाद का आनंद उठाया जा सकता है और काल्पनिक रूप से तृप्त हुआ जा सकता है, उसी प्रकार बिना विचार, घटना और पात्रों के नई कहानी भी लिखी जा सकती है। अर्थात वैसे तो बिना कत्ते के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु यदि ऐसी कोई कहानी लिखी भी जाए तो एक स्वतंत्र रचना के रूप में इसे पढ़ा जा सकता है। इस कहानी में यशपाल उस सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। इस तरह के लोग जीवन के यथार्थ से दूर कल्पना की दुनिया में जीते हैं और अपनी रईसी का झूठा दिखावा करने में अपनी शान समझते हैं। तो ये थी कहानी लखनऊ के नवाब की। अंत में हम एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके किस स्वभाव को इंगित करता है? ये क्वेश्चन 2012 में सीबीएसई के एग्जाम में आया है। अगला प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? ये 2010, 11, 12 और 17 की सीबीएसई एग्जाम में आया है। इसका उत्तर देखेंगे थोड़ा सा। बिना विचार, घटना और पात्रों के कभी भी कहानी नहीं लिखी जा सकती। यशपाल जी ने तो केवल ऐसा नवाब साहब के रेखा चित्र को स्पष्ट करते हुए व्यंग्य स्वरूप कहा है। अगला प्रश्न है, नवाब साहब का कैसा भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा और क्यों? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर देखेंगे थोड़ा सा। लेखक को डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब ने असंतोष, संकोच और बेरुखी दिखाई, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें अभिवादन कर खीरा खाने के लिए आमंत्रित किया।
लेखक को उनका यही भाव परिवर्तन अच्छा न लगा, क्योंकि अभिवादन सदा मिलते ही होता है। पहले रुचि का प्रदर्शन और कुछ समय बाद अभिवादन कोई औचित्य नहीं। लेखक को यह भी लगा कि नवाब साहब शराफत का भ्रम जाल बनाए रखने के लिए उन्हें मामूली व्यक्ति की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। यह प्रश्न 2013 में आया था। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। यह प्रश्न 2014 में आया है। इसका उत्तर जरा देखेंगे। लखनवी अंदाज नामक शीर्षक वास्तव में कहानी की विषय वस्तु के अनुसार बहुत सटीक एवं सार्थक है, क्योंकि कहानी में लखनऊ के एक तथाकथित नवाब के सनक भरे अंदाज का विवरण एवं चित्रण प्रस्तुत किया गया है। लखनऊ के सफेद पोश नवाब नस्ल के एक व्यक्ति ने जिस प्रकार का आचरण किया और खीरा पाने के नाम पर जो क्रियाकलाप प्रस्तुत किया, उससे स्पष्ट होता है कि वह आडंबर युक्त व्यवहार के प्रदर्शन में विश्वास करता था। वह डिब्बे में बैठे लेखक के सामने अपनी रईसी का प्रदर्शन करता है। इस आडंबर पूर्ण प्रदर्शन की प्रक्रिया में वह खीरे पर नमक मिर्च लगाकर बिना खाए सिर्फ सूंघ सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक देता है। इतना ही नहीं, ये नवाब बिना खाए की डकार भी लेते हैं। शायद यह है प्रदर्शित करने के लिए कि खीरे इस नवाबी अंदाज में भी खाए जाते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, लेखक ने नवाब के सामने की बर्थ पर बैठकर भी आंखें चुराई क्यों? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। ये 2010 और 12 में सीबीएसई के एग्जाम में आया है। इसका उत्तर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। लेखक के डिब्बे में कदम रखते ही नवाब साहब की आंखों में असंतोष झलकने लगा तथा संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। लेखक ने इसे अपना अपमान समझा। नवाब के हाव भावों में स्वयं के प्रति अनादर तथा मैत्री की अनिच्छा पाकर उन्होंने भी आत्मसम्मान में सामने के बर्थ पर बैठकर आंखें चुरा ली। तो ये देखो जो महत्वपूर्ण प्रश्न, इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। यदि ऐसा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।